Now we will do another question on normal distribution where we have to find out the probability. An aptitude test for selecting officers in a bank was conducted on 1000 candidates. The average score is 42 and standard deviation of scores is 24. Assume normal distribution for the scores. Find the number of candidates whose score exceeds 60. The number of candidates who score lie between 30 and 66. तो दो पार्ट है क्वेश्चन के. पहले क्या गिवन है, n इज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विच इज़ 1000. 1000 कैंडिडेट्स ने एक टेस्ट दिया इन अ बैंक सिलेक्शन के लिए. उनका जो एवरेज स्कोर आया, एवरेज स्कोर इज़ एक्स बार इज इक्वल टू 42 और उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की गई, मतलब स्कोर कितना इससे अलग होता है, वेरी करता है, वो है 24. ठीक है. नाउ यू हैव टू आंसर टू क्वेश्चंस. नंबर 1 पार्ट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स whose scores exceed 60. जिनके स्कोर 60 से ज़्यादा आए हैं उन कैंडिडेट्स का नंबर बताना है आपको. अब आप सीधे कैसे बता सकते हैं, उसके लिए हमें क्योंकि ये पता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इन कर्व्स का, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे. इसका मतलब जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है आपका, द टोटल एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी इक्वल टू 1. सो व्हेन वी हैव दिस टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 and here we talk in terms of z, not in terms of x. और हमें जो वैल्यू दी हुई है वो x की है, वैल्यूज़ हैं. एक तो x बार हमें दिया हुआ था 42. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर 60 से ज़्यादा है. तो x बार क्या था 24, यहाँ पे x बार हमारा 42 था. तो अब हमें ये बताना है कि 60 से ज़्यादा कितनों का स्कोर होगा. तो मोर देन 60, इसके लिए पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 को z की टर्म्स में. 60 को z की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, z इज़ इक्वल टू, इसको हम z2 बोल सकते हैं क्योंकि हायर है वैल्यू. z2 इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज इक्वल टू x. अब हमारा क्या है, हमें 60 में इंटरेस्ट है. वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि 60 से ज़्यादा कितनों का है. ठीक है. तो 60 वाली जो z की वैल्यू है, अगर वो हमें पता चल जाए तो हमारा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा. तो वो जानने के लिए हम 60 माइनस एक्स बार इज़ वॉट 42 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 24. तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी. सो वी हैव 18 डिवाइडेड बाय 24 एंड 18 डिवाइडेड बाय 24 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 0.75 और ये पॉजिटिव है. ठीक है. तो z अगर आपका x 60 है तो z2 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, इसको भी आप x2 बोल सकते हैं. सो x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो z वैल्यू होगी दैट विल बी 0.75. तो यहाँ पर 0.750 से आप कोई वैल्यू यहाँ लेंगे तो 0.75 आएगा. तो ये जो z की वैल्यू है z2 इज इक्वल टू 0.75, ये किसके लिए है, ये x 60 के लिए है. x2 इज इक्वल टू 60 के लिए है. 60 में हमें इंटरेस्ट था, इसलिए हमने 60 को किस में कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन में. स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करा इसलिए क्योंकि एरिया देखने के लिए हमें z चाहिए. तो z क्या वैल्यू आई 0.75 पॉजिटिव. ये दिख ही रहा था क्योंकि जब भी मीन से ज़्यादा होगा आपका जो x की वैल्यू तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी. तो हमें ये जानना है कि इस 60 से ज़्यादा कितनों का स्कोर आया. 60 से ज़्यादा मतलब 60 पे तो ये आया, अगर 60 होगा तो ये z2 इज इक्वल टू 0.75. इससे ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर का एरिया होगा. इफ़ इट इज़ मोर देन 60 तो ये वाला एरिया होगा. तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता लगानी है. यस तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्टली तो पता नहीं लगा सकते क्योंकि हम तो ज़ीरो से वैल्यू देख सकते हैं कोई. तो अब हमें पता है कि जो पूरा एरिया होता है आधा, क्योंकि पूरा अगर कर्व के नीचे का पूरा एरिया 1 है तो उसको आप 2 भागों में बांटोगे तो ये पूरा एरिया 0.5 होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा एरिया भी 0.5 होता है क्योंकि ये आधा आधा बट गया. पूरा एरिया 1 है
तो कर्व को अगर आप आधा आधा बांटेंगे तो दोनों तरफ 0.5 चला जाएगा, तो ये पूरा एरिया 0.5 है। तो अगर हमें ये पूरा एरिया जानना होता तो वो 0.5 होता। अब वो पूरा नहीं जानना, आपने इतना हिस्सा जानना है जो 0.75 के बाद आ रहा है। तो अगर आप 0.5 में से ये वाला जो ब्लैंक एरिया है ये हटा दें तो ये रह जाएगा हमारे पास। तो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ मोर देन 60, कि जो कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो मोर देन 60 हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट विल बी 0.5 माइनस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0.75, जिसको हमने Z2 बोला है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो अगर हम माइनस कर दें तो इस पूरे में से, तो हमें ये एरिया बच जाएगा जो हमें चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। और अब मैंने आपको बता दिया है कैसे एरिया देखना है। जब आप 0.7 में 5 की वैल्यू देखोगे तो आपको ये एरिया पता चल जाएगा। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द वैल्यू, आप इसको देख पाएंगे जब आप टेबल में से देखेंगे। तो ये एरिया आएगा 0.2734, आप इसको माइनस कर दीजिए, दैट विल बी 0.2266। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी 22.66, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है दैट द एरिया द मार्क्स विल बी मोर देन 60, क्योंकि ये 60 था, इससे ज़्यादा होंगे तो इस तरफ होंगे, तो ज़्यादा होने की ये एरिया है या ये प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, हमें नंबर बताना है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु स्कोर्स एक्सीड 60, तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं, 1000 है, वो हमने यहाँ लिखा था। और ये एरिया आया है या प्रोबेबिलिटी आई है कि इतना परसेंट जो है आपके 60 से ज़्यादा है। तो आप इसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आ जाएगा। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स स्कोरिंग मोर देन 60 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.2266, ये प्रोबेबिलिटी इंटू नंबर, टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इज़ 1000, इसका मतलब 226.6 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 227, 227 के करीब ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने उस एग्ज़ाम में 60 से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। राइट, तो आप देख सकते हैं कितना यूज़फुल है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके हेल्प से हमने एग्जैक्ट नंबर, हम एक अंदाज़ा उसका लगा सकते हैं कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका इतने से ज़्यादा स्कोर आया है। Then the second part of the question is between 30 and 66. The number of candidates whose score lie between 30 and 66. 30 and 66. ठीक है, तो अब आपकी x की फिर से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक आपका x1 है, x1 इज इक्वल टू 30, उसको z1 में कन्वर्ट करोगे। z1 में कन्वर्ट करने के लिए x1 माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x1 इज़ 30, x बार इज़ 42, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 24। इफ़ यू कन्वर्ट दिस यू विल गेट माइनस 0.5। z2 जो x2 है दैट इज़ 66, उसके लिए z2 आपको कन्वर्ट करना है। x2 माइनस x बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 66 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू प्लस 1, दैट इज़ 24 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो अब इसको अगर आप कर्व की फॉर्म में दिखाएंगे तो कैसे आएगा, when you plot it as a normal distribution curve, तो ये आपका z इज इक्वल टू 0 है, हमें चाहिए z1 माइनस 0.5 माइनस 0.5, ये किसके लिए हमने लिया है, x1 के लिए। x1 इज इक्वल टू 30 के बदले में हमने z को लिया है जो इसको हमने कन्वर्ट करके वैल्यू आई थी, तो ये z1 है आपका। यहाँ से हमने 1 लेना है, तो ये z2 है, z2 इज इक्वल टू 1, और ये हमने कन्वर्ट किया था x2 को, x2 था 66। तो अगर आप इन दोनों का एरिया निकालें इनके बीच का, तो वो एरिया आ जाएगा जहाँ पर कि कैंडिडेट्स का स्कोर
30 और 66 के बीच में है और वही आपको बताना है। तो 30 और 66 के बीच में कितना स्कोर है, ये आप पूरा डायरेक्टली तो नहीं ले सकते -0.5 और 1 के बीच में, तो पहले ज़ीरो के साथ लेना पड़ता है हमें। तो पहले आप Z1 और Z0 के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एरिया देखेंगे। एरिया पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, लेकिन वही सेम एरिया नेगेटिव के लिए भी होता है। तो ये एरिया आएगा 0.1915। फिर आप एरिया देखोगे Z0 और Z2 के बीच का, वो एरिया आएगा 0.3413। दैट विल बी 1, जो Z की वैल्यू जो 1 होगी, 1 में 0 को देखेंगे तो ये 0.3413 आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी 0.5328। और अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आपको बतानी है। तो आपने एरिया बताया कि x1 = 30 और 66 के बीच में इतना एरिया लाई करेगा 0.5328। अब आपको नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बताना है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इज़ इक्वल टू 0.5328 इंटू टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 1000, दिस इज़ इक्वल टू 532.8 और अराउंड 533 कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 30 and 66 marks, right? So this is how we can solve any question related to normal distribution, provided you understand the meaning। अगर आपको ये समझ आ गया कि हमें z के टर्म्स में बात करनी है एंड z इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, और जिससे कि आपको जो मीन है उससे और आपकी जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है x की, उनसे उनके यूज़ से आपको पहले z की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जितने भी x की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं उन सबको आपको पहले z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर जब आप उनका एरिया देखेंगे तो वही एरिया जो एक्चुअली x की वैल्यू थी उनके बीच का होगा, या उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्राई मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।